तो आज हमारे सामने है दिल्ली सल्तनत का 320 साल लंबा इतिहास, 1206 से 1526 तक। जी। 5 अलग अलग वंश, ढेरों सुल्तान और बहुत सारी लड़ाइयां और साजिशें। बिल्कुल। तो हमारा काम है इस उलझे हुए इतिहास की गुत्थियां सुलझाना और वो खास बातें निकालना जो आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सफर शुरू होता है गुलाम वंश से। हम देखेंगे कि कैसे एक गुलाम से सुल्तान बनने का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, फिर खिलजी क्रांति ने कैसे सब कुछ बदल दिया, तुगलकों के बड़े बड़े प्रयोग कैसे हुए, और आखिर में लोधियों के साथ इस सल्तनत का अंत कैसे हुआ। जी। और हम सिर्फ राजा महाराजाओं की बात नहीं करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि उस दौर में जिंदगी कैसी थी, राजकाज कैसे चलता था। और उस जमाने की कला और संस्कृति ने हमें क्या दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू करते हैं गुलाम वंश से। कहानी का पहला किरदार है कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ। उसे उसकी दरिया दिली के लिए लाख बख्श भी कहते थे। जी। और दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार भी उसी ने बनवाना शुरू किया था। लेकिन इसकी मौत वो बड़ी अजीब थी, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर। है तो एक सुल्तान के लिए काफी नाटकीय अंत है, लेकिन सल्तनत की जो असली बुनियाद है वो ऐबक ने नहीं रखी। नहीं, वो उसके दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने रखी। इसीलिए कई इतिहासकार उसे ही सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अच्छा। उसने सिर्फ राजधानी को लाहौर से दिल्ली नहीं लाया, बल्कि पहली बार सल्तनत के अपने सिक्के चलाए। सिक्के? कौन से? चांदी का टका और तांबे का जीतल। और उसने एक बहुत दिलचस्प चीज बनाई, तुर्के चहलगनी। तुर्के चहलगनी, ये तो 40 सरदारों का एक समूह था, है ना? जी। तो ये क्या था, कोई कैबिनेट या सलाहकार समिति? आप इसे उस जमाने का सबसे शक्तिशाली इनर सर्कल या किंग मेकर्स क्लब कह सकते हैं। अच्छा। ये 40 अमीर इल्तुतमिश के सबसे वफादार थे और सल्तनत को चलाने में उसकी मदद करते थे। लेकिन यही वफादारी बाद में एक दोधारी तलवार बन गई। कैसे? इल्तुतमिश के बाद ये इतने ताकतवर हो गए कि ये तय करने लगे कि तख्त पे कौन बैठेगा और कौन उतरेगा। और यहीं पर रजिया सुल्तान की कहानी आती है, जो मुझे हमेशा हैरान करती है। उस दौर में जहां सब कुछ पुरुषों के हाथ में था, इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? ये एक बहुत ही साहसिक और उस जमाने से बहुत आगे का फैसला था। इल्तुतमिश को लगता था कि उसके बेटे सल्तनत संभालने के लायक नहीं हैं। और रजिया में वो बात थी। बिल्कुल, उसमें एक शासक के सारे गुण थे। लेकिन शायद इल्तुतमिश उन तुर्क अमीरों के अहंकार को कम आंक रहे थे। उनके लिए एक औरत का हुक्म मानना अपनी तौहीन थी। सही पकड़ा आपने, यही रजिया की सबसे बड़ी चुनौती बनी और आखिरकार उनके पतन का कारण भी। तो रजिया के बाद सल्तनत में काफी उथल पुथल रही होगी। बहुत ज्यादा। इस बिखराव को किसने समेटा? इसे समेटा उसी तुर्के चहलगनी के एक सदस्य बालबन ने। हाँ, और बलबन समझ गया था कि अगर सल्तनत को बचाना है तो सुल्तान के पद की इज्जत और डर दोनों को फिर से स्थापित करना होगा। और इसीलिए उसने ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। जी, लौह एवं रक्त की नीति, विद्रोहियों के लिए कोई रहम नहीं। उसने खुद को जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया, ताकि कोई उसकी सत्ता को चुनौती न दे सके। बिल्कुल। बालबन ने जिस लोहे के अनुशासन से सल्तनत को बांधा था, उसकी मौत के बाद वो पकड़ ढीली पड़ गई होगी। जाहिर है, और जब सत्ता कमजोर होती है तो महत्वाकांक्षा को पंख लग जाते हैं। और यहीं से दिल्ली के तख्त पर खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही। खिलजियों का सत्ता में आना सिर्फ एक वंश का बदलना नहीं था, ये एक तरह की सामाजिक क्रांति थी। सामाजिक क्रांति? वो कैसे? इसने इस धारणा को तोड़ दिया कि शासन करने का हक सिर्फ ऊंचे खानदान के तुर्कों का है, और इस क्रांति का चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में एक बात मुझे हमेशा चौंकाती है। दिल्ली में बैठा एक सुल्तान हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत पर हमला करने की सोच भी कैसे सका? उसका मकसद साफ था, धन और यश। वो सिकंदर की तरह दुनिया जीतना चाहता था। तो क्या उसने दक्षिण के राज्यों पर कब्जा कर लिया? नहीं, और यही उसकी समझदारी थी। उसने राज्यों को हराया जरूर, लेकिन उन पर सीधे कब्जा करने की जगह उनसे सालाना टैक्स वसूलने की नीति अपनाई। अच्छा। लेकिन इन सब सैन्य अभियानों के लिए चाहिए थी एक बहुत बड़ी सेना, और उसे बनाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा। जी, और यहीं पर उसकी मशहूर बाजार नियंत्रण नीति आती है। हाँ, वो तो कमाल की थी। उस जमाने के हिसाब से एक आर्थिक क्रांति थी। सोचिए, आज की सरकारें महंगाई को काबू करने के लिए संघर्ष करती हैं, और उसने सदियों पहले एक सेंट्रलाइज्ड प्राइस कंट्रोल सिस्टम बना दिया था। बिल्कुल, अनाज से लेके घोड़े और गुलाम तक हर चीज की कीमत तय कर दी,
ताकि सैनिकों को कम वेतन में भी अच्छी जिंदगी मिल सके। और सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने दाग व चेहरा प्रणाली भी शुरू की। हाँ, घोड़ों पर शाही मुहर लगाना और सैनिकों का पूरा हुलिया लिखना। ये तो उस जमाने का बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया एक तरह से। कह सकते हैं ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका था। अलाउद्दीन एक क्रूर शासक था, लेकिन प्रशासन और सैन्य सुधारों के मामले में वो बहुत दूरदर्शी था। खिलजियों के बाद आते हैं तुगलक। हाँ। और इस वंश का सबसे चर्चित नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी कहानी तो कमाल है। राजधानी बदलना, तांबे के सिक्के चलाना, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप आइडिया था जो बुरी तरह फेल हो गया। हाँ, कह सकते हैं। तो उसे पागल सुल्तान कहना सही है या वो बस अपने समय से बहुत आगे था? देखिए, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल है। उसकी योजनाएं कागज पर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका वो विनाशकारी था। जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। हाँ, सोच ये थी कि वहां से पूरे भारत पर नियंत्रण रखना आसान होगा, लेकिन उसने पूरी दिल्ली की आबादी को गर्मियों में पैदल चलने का हुक्म दे दिया। ओह। रास्ते में हजारों लोग मारे गए। और उसकी वो सांकेतिक मुद्रा वाली योजना, तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर मान लेना, वो तो एक आर्थिक आपदा थी। विचार अच्छा था, चीन में ये पहले हो चुका था, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की। क्या? सिक्कों के डिजाइन इतनी सरल रखी कि लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल खोल ली और जाली सिक्के बनाने लगे। अरे। नतीजा ये हुआ कि बाजार जाली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तभी उसे समझदार मूर्ख कहा जाने लगा। जी। लेकिन इसी वंश में फिरोज शाह तुगलक भी था, जो इसके बिल्कुल उलट अपने निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है। हाँ, फिरोज को सल्तनत का बिल्डर कहा जा सकता है। उसने नहरों का एक पूरा जाल बिछवा दिया, जिससे खेती को बहुत फायदा हुआ। शहर भी बसाए उसने। कई शहर बसाए, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, अस्पताल बनवाए, मदरसे खोले। तुगलकों के बाद दिल्ली की सल्तनत एक तरह से बिखर ही गई थी। बिल्कुल। तैमूर के हमले ने 1398 में रही सही कसर पूरी कर दी। उसने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। इसी खालीपन में सैयद वंश आया, लेकिन उनका असर तो कुछ खास था नहीं, वो दिल्ली के आसपास तक ही सिमट कर रह गए और इसी बिखराव को समेटने की कोशिश की लोदियों ने, जो भारत में शासन करने वाले पहले अफगान थे। जी बिल्कुल, बहलौल लोदी ने इसकी नींव रखी। और इस वंश के सिकंदर लोदी ने एक बड़ा काम किया था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना। हाँ, वही आगरा जो बाद में मुगलों की शानदार राजधानी बना। ये एक दूरगामी फैसला था। और इस पूरी कहानी का अंत होता है इब्राहिम लोदी के साथ। जी, जिसे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हरा दिया। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का 320 साल लंबा सफर खत्म हुआ और मुगल साम्राज्य का सूरज उगना शुरू हुआ। बिल्कुल। तो ये तो हुई वंशों और सुल्तानों की कहानी, लेकिन पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे करता था? इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था? देखिए, इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ थी इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली, ये सिर्फ वेतन देने का तरीका नहीं था, बल्कि ये सल्तनत के नियंत्रण का एक शानदार मॉडल था। सुल्तान अपने अधिकारियों को कैश की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता देता था। अच्छा, तो उस अधिकारी को इक्तादार कहते थे? हाँ, और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो वहां से टैक्स वसूले, कानून व्यवस्था बनाए रखे और जरूरत पड़ने पर सुल्तान के लिए एक सेना भी तैयार रखे। बिल्कुल। तो एक ही व्यवस्था से प्रशासन, राजस्व और सेना तीनों काम हो रहे थे। और कला और संस्कृति, क्या सल्तनत काल सिर्फ लड़ाइयों का दौर था या कुछ खूबसूरत भी रचा गया? बहुत कुछ रचा गया। वास्तुकला में एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण था। जी, भारतीय मेहराब और बीम के साथ इस्लामी गुंबद और मीनारों का संगम हुआ। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और संगीत, अमीर खुसरो का नाम तो कोई नहीं भूल सकता, भारत का तोता। बिल्कुल, कव्वाली, सितार, तबला, कहा जाता है कि इन सब के पीछे उन्हीं का दिमाग था। खुसरो उस दौर की मिली-जुली संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल थे। तो अगर इस पूरी चर्चा से किसी को कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो, वो कौन सी होंगी? कुछ गेम चेंजर्स? मेरे ख्याल से कुछ नाम और घटनाएं हमेशा याद रखी जानी चाहिए। बताइए। पहला, रजिया सुल्तान, भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी, उसकी बाजार नियंत्रण नीति और दक्षिण भारत तक पहुंच। सही है। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक, अपनी योजनाओं के लिए चाहे वो सफल रहीं या असफल। चौथा, सिकंदर लोधी, जिसने आगरा की नींव रखी। और सबसे जरूरी, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, जिसने दिल्ली सल्तनत का अध्याय समाप्त कर दिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत सिर्फ युद्ध और वंश बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये वो दौर था जब भारत में एक नई प्रशासनिक, कानूनी और सांस्कृतिक व्यवस्था की नींव रखी जा रही थी। जी,
और इसका असर आज भी महसूस होता है।